student, today we will discuss about a new chapter, chapter 5, Principles of Inheritance and Variation, class 12, part 2. In the previous class, I also explained about the inheritance and variation. इसके पहले की कक्षा में क्लास में मैंने इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में एक्सप्लेन किया था और इसमें बताया था मेंडल्स के बारे में कि मेंडल ने क्यों पीसम सटाइवम को गार्डन पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था। तो अकॉर्डिंग टू कार्लस लिनियस also divided into two parts. One is plant kingdom and animals kingdom. So different varieties of the animals found on the earth, they have the different basic structure, mode of nutrition, body design, etc. So Mendel also searched in the Pisum sativum. There are 7 contrasting characters found in the Pisum sativum. He also selected the garden pea plant because they also found in everywhere in the world. Their duration of life is very short. Pollination and fertilization in self-pollination, self-fertilization also occurred. So Mendel selected garden pea plant and the specific characters of garden pea plant in 9 stamens and 1 carpels is also found and it has found in the 2 bundles. मैंने बताया था कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये आसानी से सभी जगह मिल जाते थे। इनका ग्रोइंग टाइम क्या था, ड्यूरेशन जो था बहुत कम था। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होते थे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता था और इसमें स्टामेन का नंबर जो था 9 था और एक कार्पेल थे। जैसे धतुरा अल्वा में सोलनेसी फैमिली में हम लोग देखते हैं कि स्टामेन का नंबर 5 होता है और कार्पेल पिस्टिल सिंगल होते हैं। तो इसमें पीसम सटाइवम में 9 स्टामेन थे और एक कार्पेल था और पिस्टिल था और 2 अलग अलग बंडल में झुंड में थे, इसलिए इनको डायडिल्फस के नाम से जाना गया। तो मेंडल ने क्या किया, 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर देखे गार्डन में। उन्होंने देखा कुछ पौधे लंबे थे, कुछ नाटे थे, किसी का कलर व्हाइट था, कोई येलो थे, कोई ग्रीन थे। तो ये 7 बेसिक कंट्रास्ट कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट। 7 जोड़े थे। जोड़े का मतलब होता है, जेनेटिक्स में आप पढ़िएगा तो डीएनए, क्रोमोसोम और जीन के बारे में पढ़ना है। तो जीन ऑलवेज फाउंड इन द पेयर्स, जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। अगर पेयर में नहीं रखा जाएगा उसे तो क्रॉसिंग इज नॉट पॉसिबल, फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर्ड, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, इसलिए पेयर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है। 46 में हमारा 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स सेल के रूप में और जर्म सेल के रूप में जाने जाता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के रूप में। तो एक्स और एक्स फीमेल में पाए जाते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम मेल में पाए जाते हैं। तो जोड़ा यहां पर लिया जाता है माय डियर। तो यहां लिखा है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट पीसम सटाइवम, स्टडी बाय मेंडल, जॉर्ज मेंडल के द्वारा स्टडी किया गया। तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार आपको चार्ट बनाना होगा, एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो कैरेक्टर है यहाँ पर और इसमें फिर लिखे डोमिनेंट ट्रेट और सेकेंड में हम लोग लिखे रिसेसिव ट्रेट। तो कैरेक्टर में 1 में क्या, सीड शेप, सीड का बीज का आकार कैसा है। तो कुछ ऐसे सीड होते हैं जो राउंड होते हैं, गोल होते हैं। तो इनको राउंड को डोमिनेंट में मैंने बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर जब भी होता है तो फर्स्ट उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और रिसेसिव जो होते हैं उनके
फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर के द्वारा इंडिकेट किया जाता और वो सिंगल होते हैं, पेयर में कभी नहीं होता, ये याद रखना हमेशा। तो सीड शेप में क्या होता, राउंड था, तो कैपिटल आर इसको इंडिकेट किए। ब्रिंकल, ब्रिंकल मतलब सिकुड़ा हुआ। आप मटर जो देखते हैं, काबली चना देखते हैं, जो छोले हुए हम लोग खाते हैं, तो कुछ राउंड होते हैं, ग्रीन भी पाए जाते हैं, येलोविश भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सिकुड़े हुए जो रहते हैं, जिनको हम लोग ब्रिंकल के रूप में जानते हैं, ये स्मॉल आर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। सेकेंड में आइए, सीड कलर। सीड का कैसा कलर है ये, तो येलो कलर होते हैं, तो कुछ पीले होते हैं, तो येलो कलर के लिए इसका सिंबॉलिक जो किया गया, इंडिकेट किया गया फैक्टर के रूप में बाई। ये क्या फैक्टर है, फैक्टर, दिस इज फैक्टर, कैपिटल बाई। और ग्रीन लिए गए, तो ग्रीन के लिए फैक्टर क्या हुआ, स्मॉल बाई। थर्ड इज फ्लावर कलर, फूलों का कलर होता है। पहले आप पढ़े होंगे 10 क्लास में और 12 क्लास में पढ़ना है कि प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में कहा गया कि दोज प्लांट which bears root stem leaves but don't bear flower fruit and seed is known as cryptogams और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। वैसे पेड़ या पौधे जो रूट स्टेम लीफ का डेवलपमेंट होता है, बियर करते हैं, लेकिन फ्लावर फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, उसको हम लोग क्रिप्टोगैम्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के रूप में जानते हैं। फेनेरोगैम्स में क्या होता, दोज प्लांट which bears root stem leaf flower fruit and seed is known as phanerogams। वैसे पौधे जो रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन करते हैं, बियरिंग करते हैं, उसको फेनेरोगेम्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर वर्ड क्लियर होता है, फ्लावर कलर, फूलों का रंग कैसा है, तो ये क्या होता है, वॉयलेट है और रेड। तो वॉयलेट को कैपिटल आर के रूप में, ये रेड को आर, कहीं पर बुक में आपको मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू ही मिलेगा, लेकिन मिसलेनियस में कहीं पर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल आर मिलेंगे। तो याद रखना दोनों को, तो पहले कैपिटल डब्ल्यू भी कर सकते हैं या आर भी लिख सकते हैं। व्हाइट जो कलर होंगे किसका, फ्लावर का, तो इसको व्हाइट को यहाँ स्मॉल डब्ल्यू के रूप में और स्मॉल आर के रूप में इंडिकेट किया गया। नेक्स्ट, पोड शेप, मटर जो देखते हैं हम लोग, छेमी खाते हैं, मटर खाते हैं, और हम लोग बीन जो लेते हैं, सीम, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, पॉड। तो पॉड में मटर में हम लोग देखते हैं, तो इनका शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, तो फुल इन्फ्लेटेड, पूर्ण रूप से फैले होते हैं, लंबत होते हैं, इलोंगेटेड होता है, धंसा हुआ नहीं होता, फुला हुआ रहता है, इसलिए इन्फ्लेटेड बोला गया। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में फैक्टर के रूप में लिया गया, कैपिटल आई। और कंस्ट्रिक्टेड जो धंसे हुए थे, कल ही मैंने बताया था कि ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें पॉड रहता है, तो ये कंस्ट्रक्टेड हो गए ये। और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये इसमें मटर प्लासेंटा के द्वारा अटैचमेंट रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इन्फ्लेटेड हुआ और ये कंस्ट्रिक्टेड हुए पॉड शेप में। तो ये पॉड शेप में कंस्ट्रिक्टेड को आई के रूप में और इसको कैपिटल आई के द्वारा इंडिकेट किया गया। फिर आइए, पॉड के कलर, जो मटर जो होंगे उनका कलर कैसा होगा, तो ये ग्रीन कलर होंगे, तो ग्रीन कलर को फैक्टर लिया गया कैपिटल जी, और येलो कलर जो होंगे उसके लिए फैक्टर लिया गया स्मॉल जी। फिर नेक्स्ट हमारा है फ्लावर का पोजीशन, फूलों के पोजीशन होते हैं। 10 क्लास में फ्लावर पोजीशन में यहाँ पढ़ेगा कि सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है, ओवरी सुपीरियर, इंफीरियर। तो ये फ्लावर में पोजीशन जो होंगे वो एक्सियल होगा, वो बेस से ऊपर की ओर उठेगा, तो एक्सियल का फैक्टर हो गया कैपिटल ए। और टर्मिनल में जो होंगे वो बेस रीजन से थोड़ा सा
वहीं से एराइज होते हैं फ्लावरिंग पोजीशन होना, तो इनको टर्मिनल पोजीशन के रूप में जानते हैं और इनके फैक्टर को स्मॉल ए के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ये रिसेसिव हुए, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इसके बाद स्टीम का हाइट, जो पौधे होते हैं उनकी हाइट होती है, कुछ पौधे लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं, तो लंबे पौधों को टॉल के रूप में इंडिकेट किया मेंडल्स ने। तो टॉल का सिंबॉलिक फॉर्म फैक्टर लिया गया कैपिटल टी, और डार्क के लिए सिंबॉलिक फॉर्म जो बौने थे, छोटे थे, शॉर्ट था, उसको स्मॉल टी के द्वारा इंडिकेट किया गया। तो ये आपका साथ कंट्रास्ट कैरेक्टर जो था मेंडल ने इसको दिखा और इसी के आधार पर इन्होंने मेंडल के लॉज बताया, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस और डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में बताया। और फिर यहां पर हम लोग आपको याद रखना है इस चैप्टर में कि आपको डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप और फेनोटाइप में कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप और फेनोटाइप समझ जाएंगे, ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा जेनेटिक्स में। तो इसमें एक वर्ड मैंने बताया था कल वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन मतलब भिन्नता। माता पिता के द्वारा मेल एंड फीमेल्स आर गेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दे आर नॉट एक्चुअल और सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, डिजाइन, हाइट, etc। जैसे आइस के बारे में बताए थे, तो आइस क्या होता है, ग्रीन कलर के भी होते हैं और ब्राउन कलर के भी होते हैं। तो इनमें बच्चे जो उत्पन्न होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप 2:2 के रूप में, तो किसी बच्चे में आंखों की बनावट ग्रीन होती है, किसी में क्या होता, ब्राउन होता है। तो ये क्या हुआ, वेरिएशन हुआ। तो क्या होता है, ईयर में हम लोग देखते हैं कान को, तो कान जो होते हैं उसमें हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है। जो ईयर जो होते हैं हम लोग, वो हैंगिंग स्ट्रक्चर को हम लोग फ्री ईयर लोब के रूप में जानते हैं। और जब ईयर लोब हेड के द्वारा अटैचमेंट होगा तो इसको अटैच्ड ईयर लोब के रूप में जानते हैं। अगर मदर का ईयर लोब फ्री है और फादर के ईयर लोब अटैच हैं, तो रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप ब्रीडिंग जब होगा तो उनसे संतान जो उत्पन्न होंगे, तो दो बच्चे में देखा जाएगा कि ईयर लोब फ्री हैं और किसी में अटैच हैं। उसी प्रकार हेयर का स्टाइल देखा जाएगा, तो हेयर में अगर फादर के हेयर क्रूअल हैं, ये गुच्छेदार हैं, घुंघरीले बाल हैं, और मदर के फ्लैट हैं, स्ट्रेट है, तो बच्चे जो संतान होंगे उनमें हेयर का भी डिजाइन डिफरेंट होगा, फ्लैट होंगे या क्रूअल होगा। तो ये वेरिएशन हुआ माय डियर। चीन गाल में भी देखते हैं और नोज में भी देखते हैं, किसी की नाक जो होती है वो लंबी होती है, किसी का ब्लंट होता है, चपटा होता है। तो ये क्या वेरिएशन है, भिन्नता। यहां पर देखिए मैं एग्जाम्पल बताया हूं कि एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता। एक्युमुलेशन का मतलब होता है समायोजन होना, अपने आप में एडजस्टमेंट होना। तो बैक्टीरिया के केस में देखते हैं कि बैक्टीरिया इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी कैन नॉट सी विद द हेल्प, वी cannot see by our naked eye, we can see with the help of the compound microscope or light microscope। तो बैक्टीरिया क्या होता है, लो टेम्परेचर पर ग्रो करता है, ब्रीडिंग करते हैं, डेवलपमेंट करता है। जैसे ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर हाई होगा, मीन्स नियर अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के द्वारा या किसी एम फैक्टर के द्वारा होगा एनवायरमेंट में, तो ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया डेथ कर जाएगा, डेथ एंड डाई। तो क्या होंगे, इसमें से कुछ बैक्टीरिया उस स्थान से, उस हैबिटेट से फ्लाई ओवर कर जाएगा और फेवरेबल कंडीशन जहां रहेगा एनवायरमेंट का, वहां पर दूसरे के साथ में ब्रीडिंग कर कर अपने स्पीशीज को ग्रो करेंगे। तो इससे क्या हुआ, नए स्पीशीज का ग्रो हुआ।
और फिर ये वार्म क्लाइमेट कंडीशन में वो आएंगे तो क्या होगा, उनका एडजस्टमेंट होगा, एक्युमुलेशन होगा, वो कभी नहीं मर सकते। दूसरा एग्जाम्पल है मॉस्किटो। मॉस्किटो बाहर से तो पूरे दुनिया के लोग प्रभावित हैं, इफेक्टेड हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जहां मॉस्किटो का इफेक्ट नहीं होता। तो क्या होता है, डीएनए क्लोनिंग होता है इसके अंदर में, मॉस्किटो के अंदर में। तो मॉस्किटो क्या होता है कि पहले मॉस्किटो आसानी से डेथ कर जाते थे, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के रूप में या मेल मॉस्किटो के रूप में। तो ये क्या होता है कि हम लोग एल्थ्रीन का प्रयोग करते हैं, मॉस्किटो कॉइल का रिपेलेंट का प्रयोग करते हैं, तो बार बार स्मोक उनको मिलता है और वो स्पाइरिकल के द्वारा रिस्पायरेशन करता है, जिसको हम लोग ट्रैकियल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही ये पॉइजन टॉक्सिन उनके शरीर में जाता तो वो गिर जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं, और पुनः जब दवा का इफेक्ट खत्म होता है तो फ्लाई ओवर कर जाते हैं। कुछ मर भी जाते हैं, जो बच जाते हैं वो दूसरे इन्वायरमेंट में जाकर वो एडजस्ट कर जाता है। और जब एग लेइंग करते हैं ये, तो एग लेइंग के बाद उसके अंडों में एक इम्यूनिटी प्रॉपर्टी आती है, और वो जब ग्रो कर जाता है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया जब होती है, तो इसमें एक इम्यूनिटी प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। पहले के मॉस्किटो क्या थे, जब एमेथ्रीन का प्रयोग कर रहे थे, मॉस्किटो कॉइल का प्रयोग कर रहे थे, सिलिबेल का प्रयोग कर रहे थे, रिपेलेंट का प्रयोग कर रहे थे, तो मर जा रहे थे। लेकिन अभी करेंट के मॉस्किटो वो हवा में तैरते रहते हैं, टाटा बाय बाय करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं जीनोटाइप क्या है इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार। तो जीनोटाइप में क्या होता है कि इट शो द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक अवयव जो होते हैं उसके अंदर में इम्यूनिटी प्रॉपर्टी होती है, वो क्षमता होती है, उसको दिखाता है। और दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन। जीनोटाइप जो होता है वो जीन के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, उसके संबंध में। प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में मौजूद होता है। जीनोटाइप इज ऑलवेज ए पेयर ऑफ लेटर्स सच एज कैपिटल टी पेयर, कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप हमेशा पेयर के रूप में लिखे जाते हैं माय डियर। यहां पर क्लियर समझ लीजिए कि मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि जीन हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, कि उनको ब्रीडिंग करना होता, क्रॉसिंग करना होता है। तो जीनोटाइप में जो भी फैक्टर होगा वो हमारा पेयर में होगा। तो ये जीनोटाइप में कैपिटल टी, ये किसके लिए हुआ, टॉल के लिए। यहां पर आइए, स्टीम हाइट में टॉल था, एक फैक्टर सिंगल फैक्टर था, तो ये डबल फैक्टर के रूप में हुआ, पेयर के रूप में। और इसी को और में हम लोग लिख सकते हैं, एक कैरेक्टर टॉल का और एक कैरेक्टर डार्क का, और स्मॉल टी पेयर के रूप में। वेयर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। जहां कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हैं वो समान प्रकार के जीन हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये दोनों फैक्टर अलग अलग है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है फैक्टर। तो समान जीन में इस प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। इस तरह से द जीनोटाइप ऑफ ए टॉल प्लांट कुड बी कैपिटल टी पेयर, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसीलिए एक लंबे पौधों में जीनोटाइप के रूप में देखा गया, कैपिटल टी पेयर के रूप में, कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में। Whereas that of a dark plant is a small T पेयर के रूप में। जहां बताया इसमें कि जीनोटाइप और फेनोटाइप में, तो स्मॉल टी जो पेयर के रूप में है ये, तो हमारा क्या बता रहा है, ये डार्कनेस कैरेक्टर को बता रहा है। दो फैक्टर है पेयर के रूप में है ये। नेक्स्ट में आइए फेनोटाइप में। फेनोटाइप क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड व्हिच इज विजिबल एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फेनोटाइप। वैसा कैरेक्टर
या ट्रेट जो किसी ऑर्गेनिज्म में विजिबल होता, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग फेनोटाइप के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, बीइंग टॉल और डार्क आर फेनोटाइप ऑफ ए प्लांट। एक पौधे का लंबा और छोटा होना ये फेनोटाइपिक कैरेक्टर को, ट्रेट को इंडिकेट करता है। बिकॉज दिस ट्रेट कैन बी सीन बाय अस। ये सारे कैरेक्टर हम लोग के द्वारा देखे जा सकते हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, phenotype of an organism is actually its physical characteristic। तो फेनोटाइप जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म का वास्तविक रूप से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को, लक्षण को बताता है, विच डिटरमाइंड बाय इट्स जीनोटाइप। तो ये डिटरमाइंड किसके द्वारा होता है? जीनोटाइप के द्वारा होता है। देखिए एक दूसरे से जीनोटाइप फेनोटाइप कैसे रिलेटेड है। एग्जाम्पल में जीनोटाइप कैपिटल टी पेयर और कैपिटल टी स्मॉल टी रिजल्ट्स इन ऑल फेनोटाइप। तो लंबे जो पौधे थे, टॉल प्लांट, उसमें दो कैरेक्टर को लिया गया, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कैपिटल टी पेयर के रूप में, कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में। तो फेनोटाइप कैरेक्टर था। एंड जीनोटाइप रिजल्ट्स इन ए डार्क फेनोटाइप, और जीनोटाइप रिजल्ट लिया गया डार्क में। तो फेनोटाइप हमारा ये था। ठीक है, अब प्रोगेनी के बारे में आइए। हमारा क्या प्रोगेनी क्या होता है? When two parent cross or breed to produce progeny of offspring, then their progeny is called first filial generation। जब दो पेरेंट्स, माता पिता, जब रिप्रोड्यूस करते, ब्रीडिंग करते हैं, तो प्रोगेनी का मतलब ऑफ ऑफस्प्रिंग में उनके न्यू स्पीशीज उत्पन्न होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो उत्पन्न हुआ उसको हम लोग फर्स्ट फिलियल जनरेशन के रूप में जानते हैं। इसी को F1 जनरेशन बोला जाता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट में कि when the first generation progeny cross or breed among themselves। जब फर्स्ट जनरेशन के प्रोगेनी ऑफ ऑफस्प्रिंग एक दूसरे से आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, तो सेकेंड जनरेशन के प्रोगेनी प्राप्त होगा, और इस प्रोगेनी को सेकेंड फिलियल जनरेशन के रूप में, F2 जनरेशन के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा एक कैरेक्टर के रूप में हुआ। अब इसी को डिटेल थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे कि मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडल्स का लॉ क्या था। तो मेंडल्स लॉ ने दो प्रकार के नियम बताए, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और सेकेंड में बताया ये कि डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस के रूप में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रक्चर के। सो ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्ट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So next topic will be started in next video. Thank you.